हेलो एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि एट्थ क्लास का पेपर पैटर्न जो है वो कुछ चेंज हुआ है। मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो इस बार एट्थ के पेपर में है। सो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे कुछ एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु चित्रण करते समय, वस्तु चित्रण होता है मॉडल मेकिंग। तो मॉडल मेकिंग करते समय जो फर्स्ट रो होती है, ठीक है, वो मॉडल से कितनी दूरी पर होती है। सपोज करो आपका ये मॉडल है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऐसे बैठते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 ऐसे करके, है ना, 4 ऐसे बिल्कुल सामने बैठता है, 5 6 7 ऐसे करके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब मॉडल से लेके जो फर्स्ट रो है वहाँ तक की दूरी कितनी होती है, 2 मीटर। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और बनता है कि वस्तु चित्रण करते समय दूसरी जो लाइन होती है, जैसे आपको पता है कि ये मॉडल है तो ऐसे फर्स्ट रो बैठती है, फिर सेकंड रो बैठती है, ठीक है। तो सेकंड रो की दूरी कितनी होती है, 2.90 मीटर। ओके, कितनी होती है सेकंड रो की दूरी मॉडल से, 2.90 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलाई में लिपटा हुआ पेपर। अब देखो आपके जो शीट होती है वो वैसे तो रेक्टेंगल शेप में होती है ना, ऐसे आयत में होती है वो। अगर इसको हम रोल करते हैं, ठीक है, पाइप की तरह रोल करते हैं, तो वो किस शेप में होगी। ऑप्शन में आ सकता है कि त्रिभुजाकार, है ना, आयताकार, ऐसे आ सकती है ऑप्शन में। तो ये होगा आपका बेलनाकार, ठीक है। जब उसको रोल करेंगे तो वो सिलेंडर शेप में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिर के अनुपात में शरीर की ऊंचाई कितनी होती है। अब देखो, जब भी हमने फिगर ड्राइंग करनी होती है तो हम सिर से बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फेस से जैसे ड्रॉ करेंगे तो अगर देखा जाए तो फेस के अकॉर्डिंग ही फुल बॉडी जो है वो बनती है। तो बॉडी कितनी होती है फेस के, शरीर के, सिर के जो है वो उसके अकॉर्डिंग 7.5 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हुई होती है नीचे तक। ओके, तो फुल बॉडी कितनी आती है, 7.5 पार्ट्स में। ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो वस्तु आँखों की सीध में होगी उसके मुंह की गोलाई कैसी नज़र आएगी। अब सपोज करो ये आप हो, यहाँ पे आपका फेस है, ठीक है, ये आपका फेस है, और यहाँ पे हमने एक कटोरी रखी हुई है, ठीक है, ऐसे, और ऐसे आपकी नज़र यहाँ पे पड़ रही है। तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ऊपर की जो गोलाई है वो कैसी दिख रही है, वो कम दिखेगी ना यहाँ से। अगर आप ऊपर होते, यहाँ से ऊपर से देखते तो ये गोलाई ज़्यादा दिखती, और अगर आप नीचे होते, नीचे से इसको देखते तो ये गोलाई बिल्कुल नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पे क्या बोला कि जो वस्तु आँखों के बिल्कुल सामने होगी, ठीक है, कोई गोल ऐसी चीज़ रखी होगी, तो उसका जो मुंह होगा उसकी गोलाई कैसी नज़र आएगी। तो ये होगी कम गोलाई। ऑप्शन में आ सकता है कि कम गोलाई होगी या अधिक गोलाई होगी, ठीक है। ये जनरल से क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है इनमें। मेन चीज़ जो है वो फोकस करने वाली बात ये है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर उसका रिप्लाई करना है। ऑप्शन होंगे उनमें से टिक करना होता है, और कई बार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सिंगल आंसर भी आपने लिखना होता है। तो इसमें कम गोलाई आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो बुक मार्क बनते हैं, ओरिगेमी से भी बुक मार्क बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक मार्क बनाने के लिए कितने आकार की शीट का प्रयोग उचित माना जाता है। तो बुक मार्क जो है 2 तरह के बनते हैं, एक तो ओरिगेमी में होते हैं जिसमें शीट को फोल्ड करते हैं, और दूसरा होता है शीट का ही एक टुकड़ा लिया जाता है, या एक परफेक्ट शेप होती है शीट की, जैसे जो उचित मानी जाती है। तो ये कैसी है, ये है 10/6 सेंटीमीटर। मतलब 10 जो है वो नीचे की तरफ को है, और 6 जो है वो ऊपर की तरफ को, ठीक है, ऐसे ऊपर से देख सकते हो आप। 10 इसकी हाइट होगी और लंबाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये मतलब उचित शेप मानी जाती है बुक मार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी निर्धारित स्थान को सुंदर ढंग से अलंकृत करने को क्या कहते हैं। इसके कहते हैं अप्लाई डिज़ाइन। ओके, डिज़ाइन आलेखन या अप्लाई डिज़ाइन, आलेखन में लय कैसे दिखाई देती है। अब देखो, जैसे हमने कोई रिवर बनानी है, तो ठीक है, तो रिवर क्या है, उसका पानी चला होता है ऐसे, ठीक है। तो लय हमने दिखानी है, मतलब मूवमेंट में दिखाना है कोई चीज़, तो वो कैसे दिखाएंगे,
रेखाओं के द्वारा, और वो रेखाएं कैसी होंगी, घुमावदार रेखाएं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिरता किन रेखाओं द्वारा दर्शाई जाती है। अब स्थिरता होती है स्टिलनेस। अब देखो कोई पेंटिंग अगर आप बना रहे हो तो उसमें ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, जैसे सपोज करो अगर आप पानी ही ऐसे तालाब बना रहे हो तो उसमें ऐसे ऐसे आपने लाइंस लगा दी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पानी खड़ा हुआ है ना। तो सेम मतलब अगर स्ट्रेट लाइंस होंगी किसी भी पेंटिंग में, कुछ भी बनाते टाइम, तो उसका कुछ ना कुछ मतलब है। तो उसका मतलब क्या है कि वो चीज़ वैसे ही स्टिल है, वहीं पे खड़ी है। तो सीधी लाइन लाइन जो है वो क्या दर्शाती है, स्थिरता, स्टिलनेस। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलेखन डिज़ाइन बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो होता है रेपुटेशन, गति और लय। ठीक है। रेपुटेशन जैसे सपोज करो अगर आप बॉर्डर डिज़ाइन ही बना रहे हैं तो सेम चीज़ होगी जो बॉर्डर में चारों साइड को बनेगी। ठीक है। तो ये हो गया रेपिटेशन। और लय का मैंने अभी बताया आपको कि मूवमेंट आपने दिखानी है। ओके। तो ये तीन जो है मेन बातें होती है किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए, रेपिटेशन, गति एंड लय। ओके। नेक्स्ट है बार बार दोहराई जाने वाली आकृति को क्या कहते हैं। देखो अगर आपने पैटर्न्स पढ़े होंगे या फिर मोटिव्स जो होते हैं, कुछ एक डिज़ाइन होता है, जैसे कपड़े के ऊपर कोई डिज़ाइन करना है सपोज करो, तो सेम एक फूल होता है, जैसे हम अगर देखें तो वही हर जगह पर उसका प्रिंट हुआ होता है ऐसे करके। ठीक है। तो मोटिव्स भी ऐसे ही होते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल आर्ट में देखें तो कुछ अलग तरह के मोटिव्स होते हैं, जैसे डिज़ाइन बनते हैं। जैसे राजस्थानी अगर आर्ट देखोगे आप, उनमें कुछ ऐसे ऐसे तरह के सुंदर से डिज़ाइन बनाए होते हैं। ठीक है। तो इनको बार बार जब हम प्रिंट करते हैं एक परफेक्ट एरिया के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं, मोटिव्स। ओके। नेक्स्ट है फूलदान के बाहर की सजावट कैसी होनी चाहिए। अगर आप देखो फ्लावर वास बना रहे हो, ये आपका फ्लावर वास है। ओके। तो इसके बाहर की जो डिज़ाइनिंग होगी वो कैसी होगी, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये अपर एरिया के बच्चों को आया था। ठीक है। तो ये है बाहर डिज़ाइनिंग कैसी होगी, कोमल एवं आकर्षक। अब देखो फ्लावर वास है तो इसके बाहर की डिज़ाइनिंग आप कोई डरावनी तो नहीं बनाओगे ना, जिसको देख के कोई इसको खरीदे ही ना। तो जब भी फ्लावर वास बनता है तो उसके बाहर की जो डिज़ाइनिंग होगी वो भी आपको सुंदर सी करनी पड़ेगी। ठीक है, अट्रैक्टिव। अब नेक्स्ट है, अब देखो सीज़न के कुछ एक यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कि मौसम के प्रतीक क्या हैं। साइन, झरना, बहती नदी। अब अगर आप पहाड़ों में जाते हैं और वहाँ पे नदियाँ देखते हैं, झरना देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ का मौसम ठीक है, बारिश होती है वहाँ पे। वैसे ही अगर आप रेगिस्तान में जाओगे वहाँ पे आपको पानी नहीं मिलेगा, है ना। बहुत कम आपको ऐसे झरने झरने तो होते ही नहीं हैं, लेकिन रिवर भी बहुत कम मिलती हैं। तो वहाँ क्या देख के क्या लगता है कि वहाँ पे मौसम जो है वो कैसा, मतलब बारिश नहीं होती है। तो मौसम के मेन प्रतीक क्या है कि झरना और बहती नदी। ओके। ये सारे क्वेश्चंस आपकी 8th क्लास की बुक में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग बिरंगे फूल पक्षी किस ऋतु के प्रतीक हैं। अब देखो आपने देखा होगा बहुत एक सीज़न ऐसा होता है जिसमें बहुत फूल खिले होते हैं, है ना, और पक्षी होते हैं। पक्षी अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं, तो वो कौन सी ऋतु होती है, बसंत ऋतु। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्हील चार्ट होता है आपका, ऐसे आपने देखा होगा व्हील चार्ट। व्हील चार्ट में ऐसे 3 सर्कल होते हैं। ठीक है। फर्स्ट सर्कल में प्राइमरी कलर्स आते हैं, सेकंड सर्कल में आपके सेकेंडरी कलर्स आते हैं और थर्ड सर्कल में आपके टर्शरी कलर्स आते हैं। ठीक है। तो 12 ये कलर होते हैं। तो इन 12 कलर्स के चार्ट में जो रंग विपरीत दिशा में होंगे, विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं। आमने सामने जो कलर्स आएंगे अपोजिट में उन्हें कहते हैं असंगति रंग। ठीक है। असंगति मतलब उनकी खुद की कोई कैटेगरी नहीं है, अपोजिट है एक दूसरे के। और सेम अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि 12 रंगों के चार्ट में जो रंग साथ वाले होते हैं, जैसे अगर आप थर्ड सर्कल में देखोगे तो यहाँ पे टर्शरी कलर जो है वो सेम सेम शेड के आते हैं। ठीक है। तो उनको बोलते हैं संगति रंग। ओके। जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, तो ये दोनों एक ही कैटेगरी के कलर्स हैं। ठीक है। तो इनको बोलेंगे संगति रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट और डार्क टोन दिखाने के लिए किन कलर्स का प्रयोग किया जाता है। सिंपल है,
अगर आपने रेड कलर है आपके पास, ठीक है, तो आपने थोड़ा डार्क दिखाना है कोई एरिया, तो रेड में थोड़ा सा ब्लैक मिक्स कर लो, ठीक है। और वैसे ही अगर आपने थोड़ा सा वाइट दिखाना है तो रेड में वाइट मिक्स करके लाइट शेड बना सकते हो। तो लाइट और डार्क टोन के लिए कौन से कलर्स होते हैं? ब्लैक और वाइट कलर। और वैसे भी ये ब्लैक और वाइट जो है वो कलर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, इनको हम जो है वो एज ए शेड यूज़ करते हैं, ठीक है, डार्क और लाइट शेड के लिए। किसी भी कलर में आप इनको मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है बादल, हरियाली किस ऋतु के प्रतीक हैं? ठीक है, अगर आपको क्लाउड्स दिखेंगे, ओके, ग्रीनरी दिख रही है, तो किस ऋतु के प्रतीक हैं? वर्षा ऋतु के। देखो क्लाउड्स होंगे तो बारिश होंगी, ठीक है, और अगर बारिश होगी तो आपको ग्रीनरी दिखेगी। सिंपल है ना? ओके, तो बादल हरियाली किस ऋतु के प्रतीक है? वर्षा ऋतु के। अब देखो नेक्स्ट है बर्फ़, कमल, धान की बाली, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, किस ऋतु के प्रतीक हैं? अब देखो कई बार क्या होता है बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपकी 8th क्लास की बुक में से ही लिया गया है। तो इसमें क्या है कि देखो कमल सपोज करो नहीं समझ आता है आपको, धान की बाली भी समझ नहीं आ रही है, बट बर्फ़ तो समझ आ रही है ना आपको कि बर्फ़ जो है वो कौन सी ऋतु में होती है? बर्फ़ होती है आपकी शरद ऋतु में, ठीक है, जो जब ठंड होती है उसी टाइम तो गिरती है बर्फ़। तो इसमें क्या आंसर आएगा? अगर ऑप्शन में दिया भी होगा यहाँ पे वर्षा ऋतु, है ना, या बसंत ऋतु, तो उनमें से कौन सा टिक करना है आपने? शरद ऋतु। बर्फ़, कमल के कमल और धान की बाली जो किस ऋतु के प्रतीक हैं? शरद ऋतु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज़ के टुकड़े, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आता है कि कागज़ के टुकड़े, अखबार के टुकड़े और कपड़े के टुकड़े से बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? कोलाज। ओके, इसका नेम है, क्या बोलते हैं उस आकृति को? कोलाज। नेक्स्ट है वह आकृति जिसकी 4 से अधिक। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो आपकी डेफिनेशन से लिया गया है, जो बहुभुज वाली डेफिनेशन है वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वह आकृति जिसकी 4 से अधिक, अब यहाँ पे बोला है 4 से अधिक, अगर 4 बोला जाता तब ये चतुर्भुज होना था, है ना, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि 4 से अधिक, मतलब पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कितनी भी हो सकती है। ओके, मतलब 4 से अधिक सरल रेखाएं हो, ऐसी ऐसी फिगर या ऐसी आकृति जिसकी 4 से अधिक सरल रेखाएं हो और जिसके 4 से अधिक कोण हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बहुभुज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोण से और मध्य में एक कोण छोड़कर तीसरे कोण से मिलने वाली या दूसरे कोण से मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उसके कहते हैं कर्ण। यहाँ पे कर्ण ऐसे लिखा होता है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, ऐसे लिखा होता है कर्ण, ठीक है। और एक और बात, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्ण वाले जो डेफिनेशन है वो डायरेक्ट डेफिनेशन भी आ जाती है, ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन बना के पुट कर सकते। तो ये है आपका पहला कोण, ठीक है, एक कोण को और मध्य में ये कोण छोड़ा है हमने और इधर से ये कोण छोड़ा है, तो मध्य में एक कोण छोड़ के दूसरे कोण से मिलने वाली रेखा या तीसरे कोण से मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कर्ण। तो ये जो डार्क लाइन आ रही है तो ये क्या है? कर्ण है। ओके, नेक्स्ट है जिस आकृति की कोई भी भुजा और कोण समान ना हो उसे क्या कहते हैं? अब देखो कोई भी एक ऐसी हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है, जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे विषम बहुभुज, मतलब ऐसी आकृति जिसकी ना तो कोई भुजा बराबर है, ना इसका कोई कोण बराबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऐसी सरल रेखा जो केंद्र बिंदु से परिधि के एक सिरे को टच करती है और व्यास से आधी हो उसे क्या कहते हैं? देखो अब ये क्वेश्चन भी आपकी डेफिनेशन से ही लिया गया है। तो इसमें क्या है कि ऐसी सरल रेखा जो केंद्र बिंदु से परिधि, अब परिधि क्या होती है? सर्कल का जो बाहर वाली ये जो लाइन है सर्कल की, इसको बोलते हैं परिधि, ठीक है। तो ऐसी सरल रेखा, ठीक है, ये है आपका सेंटर पर जो केंद्र बिंदु से परिधि, ये आ गया केंद्र बिंदु, ये यहाँ पे है केंद्र बिंदु, और ये परिधि के एक सिरे को, यहाँ पे दोनों सिरे नहीं बोला गया है, बोला गया एक सिरे को टच करती है। तो ये देखो टच कर रही है किसको? परिधि को टच कर रही है सेंटर पॉइंट से, है ना, और व्यास से आधी है। व्यास क्या होता है? एक साइड से स्टार्ट होके जो केंद्र जो सेंटर पॉइंट होता है उसको टच करता हो जाता है, और दूसरी साइड जो है वो दोबारा परिधि को टच करता है, मतलब स्ट्रेट लाइन
जो सर्कल को दोनों साइड से टच करती है और सेंटर पॉइंट से भी, उसको बोलते हैं व्यास। लेकिन ये क्या है, अर्ध व्यास। ये अर्ध व्यास की डेफिनेशन है कि ऐसी सरल रेखा जो केंद्र बिंदु से परिधि के एक सिरे को टच करती है, यहाँ पे टच कर रही है, और व्यास से आधी है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अर्ध व्यास। नेक्स्ट है चाप के सिरों। अब ये देखो चाप और अर्धवृत्त में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे। अर्धवृत्त क्या होता है, सेमी सर्कल, मतलब सर्कल का हाफ पार्ट, ओके, और यहाँ पे होता है उसका सेंटर पॉइंट। और चाप क्या होती है, वो अर्धवृत्त से कम होती है, ठीक है। तो चाप के सिरों, तो ये है एक चाप, ठीक है, इसके सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जीवा, ओके। चाप के सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिधि के किसी भी भाग को क्या कहते हैं। अब ये देखो, ये सर्कल है, ये परिधि है, बाहर वाली लाइन, ठीक है। तो इसके किसी भी पार्ट को अगर हम ऐसे आर्क लगाते हैं, ये इसको क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं, प्राइमरी कलर्स हमारे पास तीन प्राइमरी कलर्स हैं, कौन कौन से, रेड, ब्लू एंड येलो, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं। अब नेक्स्ट है द्वितीय कलर होते हैं सेकेंडरी कलर्स, कितने हैं हमारे पास, ये भी हमारे पास 3 हैं, कौन कौन से हैं, जामुनी, हरा और संतरी। कई बार थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस भी बना देते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं कि ऐसे कौन से 3 कलर हैं जिनको मिला के सभी कलर बनते हैं, ठीक है, तो वो हैं आपके प्राइमरी कलर्स। और ऐसे भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि ऐसे कौन से कलर्स हैं जो किसी और कलर से मिलकर नहीं बनते हैं, ठीक है, तो ये भी प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। ये 3 कलर्स किसी और कलर से मिलकर नहीं बनते हैं, बाकी सभी कलर इनको मिक्स करके बन जाते हैं, लेकिन ये कलर जो है वो किसी को मिक्स करके नहीं बनते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल और नीले रंग को मिला के कौन सा रंग बनता है, लाल और नीले रंग को मिला के, ध्यान से देखना है, तो ये बनता है आपका वॉयलेट, जामुनी रंग, ओके। नेक्स्ट है लाल और पीले रंग को मिलाकर कौन सा रंग बनता है, संतरी, ओके, ऑरेंज कलर। और वैसे ही नीले और पीले रंग को मिला के कौन सा कलर बनता है, हरा। ये तीनों ही कलर आपके सेकेंडरी कलर हैं, ओके। प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके जो कलर्स बनते हैं उनको सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे लाल और प्लस नीला अगर हम मिक्स करते हैं तो कौन सा रंग बनेगा, कौन सा बनेगा, जामुनी, ओके, लाल और नीला। तो ऐसे ही दोनों कलर्स जो हैं वो इक्वल क्वांटिटी में अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारा नेक्स्ट कलर बन जाता है सेकेंडरी कलर, ओके स्टूडेंट्स। तो आज के लिए ये 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर इनको अच्छे से रिवाइज़ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम में। और ऐसे ही और भी क्वेश्चंस जो हैं वो मैं जल्दी ही रेडी करके अपलोड कर दूँगी, ओके, थैंक यू।